Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th January 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download November 2021 magazine from our app SPMIS Academy. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Northeast, which will be developed as a driver of India's growth. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो देखिए, हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के अंदर इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करते वक्त उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट वुड बिकम इंडियाज़ ड्राइवर ऑफ ग्रोथ स्टोरी. तो फ्यूचर में नॉर्थ ईस्ट ही इंडिया की ग्रोथ को आगे लेकर के जाएगा, ऐसा उनका कहना था. तो देखिए, अब ये तो देखिए थोड़ी रेटोरिक बातें हैं. इलेक्शन के लिए वो आए मणिपुर में, तो इस तरह की बातें कही उन्होंने कि नॉर्थ ईस्ट विल बिकम ड्राइवर ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी. लेकिन फिर भी मैं ये आर्टिकल इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इस आर्टिकल में नॉर्थ ईस्ट को लेकर के कई सारे इंपॉर्टेंट डाटा दिए हुए हैं. तो मुझे लगता है कि APSC मेंस में भी ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है. उसके अलावा UPSC में भी नॉर्थ ईस्ट को लेकर के तो ओवरऑल सवाल आ ही सकता है. तो ये जो इंपॉर्टेंट डाटाज दिए हुए हैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के, उनको एक एक करके देखते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट रीजन अकाउंट्स फॉर अबाउट 3.78% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन while it has 7.98% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया. वहीं अगर GDP कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 2.5% ऑफ टोटल इंडियाज़ या नेशनल्स GDP. This northeast region is strategically very important since it has about 5,437 kilometer of international boundary sharing with countries like Bangladesh, Bhutan, China, Myanmar and Nepal. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. मान लीजिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट पे सवाल आ जाए तो इन सब फैक्ट्स की मदद से आप अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं. सम ऑफ द की स्ट्रेंथ्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो नॉर्थ ईस्ट रीजन इज़ वेरी मच रिच इन फॉरेस्ट रिजर्व्स. For example, according to State of Forest report, the total forest cover of Northeast is about 65.3% of its geographical area, which is thrice national average. It is also rich in mineral reserves. For example, the total coal reserve in the region is estimated to about 1597 million tons. ये सब डाटा मैंने एज इट इज़ उठाए हैं इस द हिंदू के आर्टिकल से. तो आप ये डाटा को एज इट इज़ फिर अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करेंगे इफ़ अ क्वेश्चन इज ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन. लाइमस्टोन डिपॉजिट्स आर ऑल्सो फाउंड एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द रीजन. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और अदर नेचुरल रिसोर्सेज टू बी फाउंड इन द रीजन. अगर वहीं हाइड्रो पावर पोटेंशियल की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट हैज़ अबाउट 40% ऑफ इंडियाज़ टोटल हाइड्रो पावर पोटेंशियल. लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली होगी कि हमारे पास इंडिया का टोटल 40% हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, बट वी यूटिलाइज ओनली 2.1% ऑफ द टोटल वास्ट पोटेंशियल ऑफ क्लीन एनर्जी दैट वी हैव. तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उसका बहुत कम ही पार्ट हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी. उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स हैं जो अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सिक्किम की बात की जाए तो इसका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ समवेयर क्लोज टू 40%. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का सरल सा मतलब ये होता है कि जो काम कम करने की एज में जो वीमेन है, यानी कि 16 से लेकर के 64 ईयर्स तक की एज की जो वीमेन हैं, उनमें से कितनी % वीमेन जो हैं वो एक्टिवली वर्क फोर्स में इंगेज्ड हैं या जॉब ढूंढ रही हैं या जॉब कर रही हैं. तो जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन वाली वीमेन है 16 to 64, उसमें से 40% वीमेन जो हैं दे आर एक्टिवली इंगेज इनटू सम इकोनॉमिक एक्टिविटी और दे आर सर्चिंग फॉर सम इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो एंड दिस फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ which is somewhere close to 40% is much higher than national average of 20%. उसके अलावा सिक्किम has also been declared India's first fully organic state. So these are some facts that you should keep in mind regarding northeastern states when you are writing an answer on northeast.
लेट अस ऑल्सो सी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट देखिए ओवरऑल एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है जिसमें हाईवेज़ को डेवलप किए जा रहे हैं। इसके पहले फेज़ में लगभग 34,800 किलोमीटर हाईवेज़ डेवलप किए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे इस तरह के हाईवे प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाया जा रहा है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए आपको पता है कि इंडिया का सबसे लंबा रेल ब्रिज बनाया गया है, 4.94 किलोमीटर लंबा डबल डेकर ब्रिज ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर एट बोगीबील इन आसाम। उसके अलावा रेल कनेक्टिविटी को फर्दर इंप्रूव करने के लिए पिछले 4 सालों में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जितना भी रेल नेटवर्क है सबको ब्रॉड गेज नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2020 पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन ने, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट गोल्स सेट किए गए हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके अलावा उड़ान स्कीम आपको पता है एयर कनेक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ उड़ान। उड़ान स्कीम का जो थर्ड कंपोनेंट है पिछले साल स्टार्ट हुआ 2021 में, और उड़ान स्कीम के थर्ड कंपोनेंट भी चूँकि 2018 में ये स्टार्ट हुआ, फिर 19 में सेकेंड फेज आया, अब 21 में थर्ड फेज आया है उड़ान 3। उड़ान 3 में स्पेशल फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और उड़ान 3 में यानी कि उड़ान के थर्ड फेज में देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जहाँ पे सारे जो आसियान कंट्रीज हैं 10 के 10 जो आसियान कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स को गुवाहाटी सिटी से कनेक्ट किया जाएगा। तो आप सोचिए गुवाहाटी के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का कितना सारा स्कोप ओपन हो जाएगा आफ्टर दिस कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी डेवलप बिटवीन गुवाहाटी एंड आसियान कंट्रीज कैपिटल। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम लाया गया है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट दैट विल इंक्रीज कनेक्टिविटी, इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन कोलकाता टू मिजोरम। इसको मल्टी मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कई सारे मोड्स, रेल, रिवर नेटवर्क, फिर सी रूट, फिर से यहाँ कालादान रिवर नेटवर्क जो म्यांमार के अंदर है ये कालादान रिवर, उससे होते हुए फिर यहाँ पे पलेटवा से कलेटवा रोड नेटवर्क होते हुए ये हमें मिजोरम तक कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी ईस्ट इंडिया से बढ़ेगी विथ हेल्प ऑफ कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। उसके अलावा IMT ट्राईलेटरल हाईवे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे विल इम्प्रूव कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद द साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स। अगरतला अखौरा रेल लिंक डेवलप किया जा रहा है जो कि इंडिया और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेगा। तो इस तरीके से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसकी मदद से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की डेवलपमेंट की जाएगी। लेकिन फिर भी अभी तक कई सारे चैलेंजेस रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में, और यही कारण है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए वो हम अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। उसमें मेन जो हमारे ग्रोथ को पोटेंशियल को लिमिट करता है वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, डिस्पाइट हैविंग एबंडेंट रेनफॉल, अभी भी हमारे स्टेट्स के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इरिगेशन कवरेज इज मच लेस दैन नेशनल एवरेज। इंसर्जेंसी का मेजर प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी भी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा हैं। वो बात अलग है कि पहले की तुलना में ये कम हुए हैं, बट स्टिल नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिस कारण से इतने सारे नेचुरल सीनिक ब्यूटी होने के बाद भी टूरिज़्म सेक्टर जो है अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है। वन ऑफ द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस इज़ हाई इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। तो इतनी सारी बातें दी गई हैं इस आर्टिकल में, और इस आर्टिकल की मदद से ये इस तरह का मेंस क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए APSC मेंस में या UPSC मेंस में, आप सीधा सीधा अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो जो भी बातें मैंने बताई उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। मेंस क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट द रिसेंट मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। The next article is taken from international segment. It is about 19th SAARC summit, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले समझते हैं SAARC कंट्रीज हैं क्या। SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. It was established as a result of signing of SAARC charter in Dhaka ऑन 8 दिसंबर 1985। तो स्टार्टिंग में इसके 7 मेंबर्स थे, 7 फाउंडिंग मेंबर जब ये बनाया गया था 1985 में। ये 7 फाउंडिंग मेंबर्स है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। लेटर ऑन इन 2005
ड्यूरिंग 13th एनुअल समिट ऑफ सार्क अफगानिस्तान ऑल्सो ज्वाइंट इट, और इसके साथ ही सार्क के टोटल 8 मेंबर हो गए। सार्क कंट्रीज़ का हेड क्वार्टर है इन काठमांडू विच इज़ कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल। तो सार्क को लेकर के कुछ रिसेंट इवेंट्स देखते हैं। देखिए, इंडिया ने सार्क कंट्रीज़ के साथ अपनी इंटीग्रेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की। स्पेशली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम टू पावर इन 2014, उन्होंने वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिसी ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ही केम टू पावर वाज इंडियाज़ नेबर फर्स्ट पॉलिसी। और नेबर फर्स्ट पॉलिसी का जैसा नाम से आप समझ रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंटीग्रेशन विथ आवर इमीडिएट नेबर्स। तो इमीडिएट नेबर्स में तो यही सार्क कंट्रीज ही हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं। और इसके लिए सबसे पहला काम उन्होंने नेबर फर्स्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने ये किया कि अपनी स्वेयरिंग इन सेरेमनी में सार्क कंट्रीज़ के हेड ऑफ़ द स्टेट्स को इनवाइट किया 2014 में, और 2019 में भी इन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया, लेकिन उसमें बस पाकिस्तान को नहीं बुलाया 2019 में। उसके पीछे क्या कारण है वो आप देखेंगे। बीच में पाकिस्तान ने कई सारी ऐसी हरकतें की हैं जिस कारण से पाकिस्तान से इंडिया ने संबंध तोड़ लिए हैं। तो 2014 में हमने सबको बुलाया था इंक्लूडिंग पाकिस्तान, 2019 में हमने सबको बुलाया एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो बीच में क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या इश्यूज़ हुए हैं जिस कारण से हमारे पाकिस्तान से संबंध इतने ख़राब हो गए हैं, सार्क समिट तब से हुई नहीं है, उसी को लेकर के आर्टिकल है। तो समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद अपने इमीडिएट नेबर्स के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया नेबर फर्स्ट पॉलिसी, जिसमें हमारे जितने भी नेबर कंट्रीज हैं उनके हेड ऑफ़ द स्टेट्स को इन्वाइट किया गया। उसके बाद जो सार्क समिट्स होते हैं, सार्क प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे हमारे जो 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे इंडिया ने कुछ नए नए इनिशिएटिव्स लेने की कोशिश की। फॉर एग्जांपल, इंडिया प्रपोज्ड मोटर व्हीकल अग्रीमेंट अक्रॉस सार्क नेशंस इन 18th सार्क समिट दैट वाज हेल्ड इन काठमांडू इन 2014। तो 2014 के मई में प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी, 2014 के ही नवंबर में सार्क समिट हुई, 18th सार्क समिट, जहाँ पे इंडिया ने मोटर व्हीकल अग्रीमेंट प्रपोज किया अक्रॉस सार्क नेशंस। मोटर व्हीकल अग्रीमेंट से देखिए फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी इस तरीके का व्हीकल होगा, चाहे वो कार्गो व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल हो। अभी कैसा होता है कि मान लीजिए कि ट्रक इंडिया से सामान भेजना है पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड लगभग नेग्लिजिबल है, लेकिन अगर ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट साइन हो जाता तो क्या होता ज़रा देखिए। इस ट्रक का सामान अगर हमें पाकिस्तान भेजना है तो पहले अभी हम क्या करते हैं कि ट्रक जाएगा बॉर्डर तक, बॉर्डर पे सामान को अनलोड किया जाएगा, फिर बॉर्डर पे ये सामान किसी दूसरे पाकिस्तानी ट्रक में भरा जाएगा और फिर वहाँ से इसको भेजा जाएगा। तो इस कारण से देखिए ट्रेड काफ़ी स्लो हो जाता है, हिंडर्ड हो जाता है। और इसी कारण से इट वाज प्रपोज्ड कि लेट अस साइन अ मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जिसमें ये ट्रक जो है वो सीधा सीधा इस बॉर्डर के होते हुए पाकिस्तान के अंदर जा सकता है। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान का कोई ट्रक या दूसरे किसी सार्क कंट्री का ट्रक इंडिया में आ सकता है। ऑफ कोर्स जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, परमिट्स हैं, वो दिखाने होंगे बॉर्डर में, लेकिन सामान को अनलोड करके दूसरे ट्रक में लोड करने की बात नहीं होगी। यानी कि मुद्दा ये है कि ये जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इंडिया ने 18th सार्क समिट में प्रपोज किया था इन 2014, अगर वो साइन हो जाता तो कार्गो या पैसेंजर व्हीकल्स ईजिली एक देश से दूसरे देश में साउथ एशियन कंट्रीज़ में मूव कर पाते, जिससे इन देशों के बीच में ट्रेड, कनेक्टिविटी, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ सकता था। तो ये प्रपोजल लाया इंडिया ने। दूसरा प्रपोजल इंडिया ने लाया सार्क सैटेलाइट प्रोजेक्ट का। इंडिया ने कहा कि हम एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, इसका टेक्निकल नाम था GSAT-9, जिसको दूसरा नाम दिया सार्क सैटेलाइट। ये सैटेलाइट लॉन्च कर रही थी इसरो और इसको ऑपरेट करने वाले थी इसरो। इसकी मदद से तमाम जो साउथ एशियन कंट्रीज़ थे, सार्क कंट्रीज, दे कुड यूज इट फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, जियो लोकेशन पर्पसेस, कम्युनिकेशन पर्पसेस और मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस के लिए इस GSAT-9 का इस्तेमाल कर सकते थे सारे सार्क कंट्रीज़। तो ये दो इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स इंडिया लेकर के आया, इंडिया ने प्रपोज किया 18th सार्क समिट में, दैट वाज हेल्ड इन 2014। इंडिया को लगा कि ये गुडविल जेस्चर से बाकी सारे सार्क कंट्रीज साथ में आएंगे और हम एक अच्छा एक रीजनल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे नाफ्टा है या आसियान है या यूरोपियन यूनियन है। इस तरीके का एक रीजनल कोऑपरेशन यूनिट इंडिया बनाने की कोशिश की
अक्रॉस सार्क। लेकिन पाकिस्तान ऑफ कोर्स डिड नॉट लाइक इट। इसके पीछे चाइना फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान की मदद से सार्क को हमेशा कमज़ोर कराने में लगा रहता है, और हो सकता है पाकिस्तान की राइवलरी इंडिया से के कारण भी पाकिस्तान ने ऐसा किया हो। मुद्दा जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया के इस दोनों प्रपोजल को पास नहीं होने दिया। पाकिस्तान ने इन दोनों ही प्रपोजल को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो इंडिया के इस गुडविल जेस्चर को तो पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट कर ही दिया। उसके अलावा पाकिस्तान की हरकतें और बढ़ती रहीं। तो इंडिया के इतने सारे इनिशिएटिव्स को तो उसने डिनाई किया, और बाद में 2016 में आपको पता है देयर वाज मैनी टेररिस्ट अटैक्स लाइक पठानकोट एयर बेस स्ट्राइक, फिर उरी अटैक हुआ, और फिर आपको ये दोनों तो 2016 में ही हुए। 2016 से ही इंडिया ने तमाम अपने अप्रोच जो है पाकिस्तान को लेकर के बदल दिए हैं। 1 जनवरी या 2 जनवरी के आसपास पठानकोट एयर स्ट्राइक हुआ, बाद में उरी अटैक हुआ। उसके बाद से इंडिया ने, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सबको बुलाया था, आप देखो पहले स्वेरिंग इन सेरेमनी में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया था, दूसरे स्वेरिंग इन सेरेमनी में 2019 में उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। और कारण ये है कि इंडिया ने 2016 में पाकिस्तान को लेकर के अपनी फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया। पहले हम पाकिस्तान के साथ एक फ्रेंडशिप रिलेशन ढूंढ रहे थे 2014 के सार्क समिट तक। 2016 में इन दोनों टेररिस्ट अटैक के बाद हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से बदल दी। इंडिया डिसाइडेड टू हैव अ वेरी हार्ड लाइन स्टैंड अगेंस्ट पाकिस्तान, हैविंग नो कॉन्टैक्ट्स विद पाकिस्तान। और इंडिया ने एक तरीके की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अपना ली फॉर पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान को हम पूरे साउथ एशिया में आइसोलेट कर देंगे, किसी और कंट्री को पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रखने लगेंगे। वी स्टार्टेड टू डेवलप सार्क माइनस पाकिस्तान अप्रोच। उसके लिए हमने बिम्स्टेक या फिर BBIN इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए, यानी कि तमाम ऐसे इनिशिएटिव जिसमें साउथ एशिया के बाकी कंट्रीज़ तो हों, बस पाकिस्तान ना हो, इस तरह के अप्रोच, ताकि पाकिस्तान को साउथ एशिया में हम एक तरीके से आइसोलेट कर सके। इस तरह की पॉलिसी हमने अपनाई। और तब से 2014 में जो 18th सार्क समिट हुआ था, तब से इंडिया ने कोई भी अगली सार्क समिट होने नहीं दिया। इंडिया हैज़ रिजेक्टेड सार्क समिट और सिंपली रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन सार्क समिट। और इंडिया जो सबसे मेजर कंट्री है सार्क का, अगर वो पार्टिसिपेट ना करे तो नेचुरली सार्क की मीटिंग मीनिंगलेस हो जाती है। तो इसी कारण से दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, खासकर इंडिया के क्रिटिक्स, वो कहते हैं कि इंडिया हैज़ किल्ड सार्क, सार्क इज डेड एंड इंडिया हैज़ किल्ड सार्क। वो बात सही है, क्योंकि इंडिया अब नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ कोई भी इंटरेक्शन हो, पाकिस्तान को हम आइसोलेट कर दे साउथ एशिया, और इसलिए हम सार्क प्लेटफॉर्म को तो रिवाइव करना नहीं चाहते। हम बाकी सारे देशों के साथ इंटीग्रेट करते हैं थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, बट वी डू नॉट वांट टू go on SAARC because there Pakistan will also get an opportunity to interact with other countries of South Asia. करंट न्यूज़ ये है कि 18 सार्क समिट हुआ था 2014 में, तब से आज तक 19 सार्क समिट हुआ नहीं है। करंट न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया है सार्क कंट्रीज़ को कि भाई एक बार मिलो, 19 सार्क समिट वापस से करते हैं, जो 2016 से ही नहीं हुआ। 2016 में होने वाला था, लेकिन तब से आज तक हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट रिजेक्शन बाय इंडिया। तो पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट किया है। पाकिस्तान हैज़ रीइटरेटेड इट्स इन्विटेशन टू ऑल मेंबर्स ऑफ सार्क कंट्रीज टू अटेंड 19 सार्क समिट। इंडिया को उसने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप इन पर्सन आप नहीं अटेंड करना चाहते तो कम से कम वर्चुअली अटेंड कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इट कॉल्ड इंडिया टू ज्वाइन सार्क समिट वर्चुअली इफ़ इट डिड नॉट वांट टू अटेंड द समिट। इस पर इंडिया ने जवाब देते हुए, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने जवाब देते हुए कहा कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ब्लॉकिंग कनेक्टिविटी, यानी कि जो भी हम इम्प्रूवमेंट अप्रोचेज लेकर के आते हैं जैसे मोटर व्हीकल अग्रीमेंट वगैरह, इसको ब्लॉक करने का जब तक तुम्हारी हरकतें और ट्रेड को ऑब्स्ट्रक्ट करने की हरकतें तुम छोड़ोगे नहीं, तब तक सार्क के ऊपर तो हमारे साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो एक तरीके से एस जयशंकर साहब ने साफ साफ ये बात कह दी है कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान सपोर्ट्स टेररिज्म एंड इट डज़ नॉट अलाउ साउथ एशिया टू डेवलप और ग्रो इनटू एन इंटीग्रेटेड ट्रेड ब्लॉक, तब तक इंडिया सार्क प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के साथ कोई नेगोशिएशन या कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from national segment. It is about election expenditure limit and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो देखिए काफ़ी छोटा सा न्यूज़ है।
इलेक्शन कमीशन ने हाल फिलहाल में इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए अलग अलग एक्सपेंडिचर लिमिट होता है, इलेक्शन के टाइम में कितना खर्च किया जा सकता है आपको पता है। तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट को हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बदल दिया है, थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर दिया है फॉर बोथ पार्लियामेंट्री एज वेल एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए election expenditures has been raised from 70 lakhs to 95 lakh rupees for bigger states, while from 54 lakh to 75 lakh rupees in smaller states. वहीं legislative assembly constituencies के लिए the election expenditures have been increased from 28 lakhs to 40 lakh in bigger states and from 20 lakhs to 28 lakh in smaller states. लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे इलेक्शन एक्सपेंडिचर हैज़ बीन केप्ट क्वाइट हाई, that is 95 lakh rupees per constituency, and that is because of huge security expenditures that one has to incur when contesting election in Jammu and Kashmir. तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपसे पीटी में तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है, मेंस में भी कहीं ना कहीं आप इसका कहीं पासिंग रेफरेंस में जिक्र कर सकते हैं। The next article is taken from culture segment. It is about Jagannath Temple Act. This topic is important from our syllabus paper 2 Indian culture point of view. तो देखिए क्या करंट न्यूज़ है वो देख लेते हैं एक बार, लेकिन करंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। ये आर्टिकल मैंने इसलिए कवर किया है ताकि आपको जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बता सकूं। करंट न्यूज़ ये है कि देखिए जगन्नाथ पुरी टेम्पल आपको पता है उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के पुरी शहर में जगन्नाथ टेम्पल। 1952 में उड़ीसा सरकार ने कानून बना करके जगन्नाथ टेम्पल के अंदर का जो भी लैंड है, कई सारा लैंड है, इसका पूरा का पूरा मैनेज करने की जिम्मेदारी जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी को दे दी थी। हाल फिलहाल में इसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट उठ गए थे कि आसपास की जो ज़मीन है वो उसको जगन्नाथ मैनेजमेंट कमेटी बेच सकती है कि नहीं बेच सकती है, वो ज़मीन पे किसका मालिकाना हक होगा, इन सब को लेकर के डिस्प्यूट हो गया था। फिर ये जो 1952 वाला कानून है उसको अमेंड करते हुए एक नया कानून लाया गया है, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट, जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि जगन्नाथ पुरी टेम्पल का जो भी लैंड है या जो भी रिसोर्सेज है दैट विल ऑल बी मैनेज्ड बाय जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी, और वो चाहें तो इस लैंड को बेच भी सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि भाई ये लैंड और प्रॉपर्टी को लेकर के पूरा का पूरा ये अभी हाल फिलहाल में डिस्प्यूट था कि क्या उस पर जगन्नाथ मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी का कितना हक होगा। अभी ये न्यूज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमसे ना एपीएससी में ना यूपीएससी में पूछने जा रहे हैं कि जगन्नाथ मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी में बताओ लैंड को कौन बेच सकता है। लेकिन ये आर्टिकल मैंने इसलिए कवर किया है क्योंकि आपको पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में समझना चाहिए। आपसे मेंस में पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पूछ सकता है कल्चर पेपर में, या पीटी में तो पूछ ही सकता है। तो देखिए जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी, पुरी जो उड़ीसा में है वहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल, इसको हम लोग वाइट पगोरा भी कहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा के अंदर ही कोणार्क में है सन टेम्पल, यहाँ पे देखो कोणार्क में है सन टेम्पल, दोनों आसपास में ही है। कोणार्क में है सन टेम्पल उड़ीसा में, और कोणार्क सन टेम्पल को हम लोग कहते हैं ब्लैक पगोरा, जबकि यहाँ पुरी में है जगन्नाथ टेम्पल और इसको हम लोग कहते हैं वाइट पगोरा। वाइट कलर का दिख रहा होगा आपको, तो इस बात पे कन्फ्यूजन मत करना। ब्लैक पगोरा इज इन कोणार्क, पुरी में है वाइट पगोरा। जगन्नाथ पुरी टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज यमनिका तीर्थ, क्योंकि यहाँ के जगन्नाथ पुरी टेम्पल को यमनिका तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से यमराज की शक्तियाँ भी यहाँ आकर के ख़त्म हो जाती हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई इंसान बैठा हो तो उसकी जान नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे यमराज नहीं आ सकता। अब कहने की बात है ये ऑफ कोर्स, इसलिए इसको जगन्नाथपुरी टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहते हैं, यानी कि यमराज की शक्तियाँ भी यहाँ ख़त्म हो जाती हैं, यमराज यहाँ आते नहीं हैं, लोगों के प्राण यहाँ वो नहीं ले सकते। उसके अलावा दिस जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इज़ वन ऑफ द 4 इम्पॉर्टेंट धाम ऑफ हिंदू रिलीजन। तो 4 जो इम्पॉर्टेंट धाम हैं चारों कोने में हिंदुस्तान के, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। रामेश्वरम इन साउथ, पुरी इन ईस्ट, बद्रीनाथ इन नॉर्थ एंड द्वारका इन वेस्ट। इन चारों में से एक इम्पॉर्टेंट धाम ये पुरी धाम है, जहाँ पे ये वाइट पगोरा जगन्नाथ टेम्पल है। इस जगन्नाथ टेम्पल के अंदर जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति रखी हुई है, विच इज़ मेड अप ऑफ वुड। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 12th century बाय किंग अनंत वर्मन देव ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ये जो वुडन आप देखिए जो यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, इसको लेकर के काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल प्रैक्टिस होता है जिसको जगन्नाथ पुरी
टेम्पल रथ यात्रा कहते हैं। एक्चुअली सिर्फ लॉर्ड जगन्नाथ की मूर्ति नहीं रखी है यहाँ पे वुड की, 3 भगवान की मूर्ति रखी हुई है, जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ और उनके सिबलिंग्स, भाई और बहन। लॉर्ड जगन्नाथ के अलावा बालभद्र एंड सुभद्रा, ये 3 लोगों, 3 सिबलिंग्स, इनकी मूर्ति रखी हुई है ऑफ वुड। जैसा कि मैंने आपको बताया, द आइडल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज मेड अप ऑफ वुड। द टेम्पल इज फेमस फॉर एनुअल रथ यात्रा चैरियट फेस्टिवल इन विच द 3 प्रिंसिपल डिटीज लॉर्ड जगन्नाथ, बालभद्र एंड सुभद्रा आर पुल्ड ऑन ए ह्यूज इलेबोरेटली डेकोरेटेड टेम्पल कार्स। तो इस तरीके से एक चैरियट, इनकी रथ निकलती है साल में एक बार। और रथ में क्या किया जाता है, इनको टेम्पल से निकाल करके, ये जो तीनों वुडन जो आइडल्स हैं, इनको लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल से निकाल करके, ये लॉर्ड जगन्नाथ विथ हिज सिबलिंग्स बालभद्र एंड सुभद्रा, इनको निकाल करके एक क्वीन गुंडीचा के टेम्पल ले जाया जाता है। क्वीन गुंडीचा का माना जाता है कि सी इज़ आंट ऑफ दीज 3 लॉर्ड्स। तो मुद्दा ये है कि लॉर्ड जगन्नाथ के टेम्पल से निकाला जाता है इनको, और ये रथ यात्रा निकाली जाती है, और क्वीन गुंडीचा के टेम्पल में इनको 9 दिन के लिए रखा जाता है। जो क्वीन गुंडीचा इनकी आंट मानी जाती है, वापस से 9 दिन बाद इनके आइडल्स को वापस से ले जाकर के लॉर्ड जगन्नाथ पूरी टेम्पल में रख दिया जाता है। तो ये जो पूरी रथ यात्रा है ये काफ़ी पॉपुलर है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। आसाम पुलिस साइबर सिक्योरिटी इज डेवलप्ड इन लाइन विथ ऑप्शन बी केरला पुलिस। Abraham Accord belongs to West Asia, and which of the following is not a domestically systematic important bank? Correct answer will be option B, PNB. That's all from our side for today. Thanks for watching.